Good morning, all of you. Today we are starting a new topic of accountancy, which is bank reconciliation statement. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, कब बनाया जाता है और इसके बनाने के क्या इम्पोर्टेंस है एक बिजनेस में, ये सब हम प्रोसेस इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसका अकाउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ ये बताने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी बिजनेस की कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उस कॉलम को हम मैच करते हैं उसी बिजनेस के बैंक अकाउंट के पासबुक के बैलेंस से, और स्पेसिफिक टाइम में उन दोनों के बीच में डिफरेंस होने की वजह से उस डिफरेंस को शो करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये बनाया जाता है। अब आपको शायद मीनिंग से थोड़ा डाउट हो कि किस बारे में बात की जा रही है, तो सबसे पहले अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि कैश बुक कौन सी बुक होती है, आप सब बना चुके हैं। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक जब हम बनाते हैं तो कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजेक्शन यानी दो अकाउंट हम एक साथ पैरेलल प्रिपेयर करते हैं। अगर किसी बिजनेस को चेक के थ्रू अमाउंट रिसीव होते हैं तो उसे बैंक कॉलम में शो करते हैं, और अगर पेमेंट चेक के थ्रू होता है तो उसे हम कैश बुक में क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो एट ए टाइम कैश बुक में दो अकाउंट्स के बैलेंस आपको एक साथ पता चलते हैं, एक तो कैश अकाउंट का पेमेंट और दूसरा बैंक अकाउंट का बैलेंस। यहाँ जब हम बीआरएस की बात करेंगे तो हम कैश बुक के कैश कॉलम से इसका कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, बल्कि किस कॉलम से इसको कनेक्ट करेंगे, बैंक कॉलम से, ठीक है। यानी कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम है यानी बैंक का जो बैलेंस है उसका कनेक्शन हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर बिजनेसमैन ने बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है तभी तो वो बैंक कॉलम या बैंक में उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, और आप सभी को पता है कि हर एक बिजनेस के ट्रांजेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम किसके थ्रू होते हैं, बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो उसका बैंक में जरूर करंट अकाउंट होगा, बिजनेसमैन करंट अकाउंट ही ओपन करते हैं। तो उस बैंक अकाउंट की एक पासबुक बैंक इशू करता है। पासबुक क्या होती है? पासबुक बैंक का स्टेटमेंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना कैश बैंक में डिपॉजिट किया है या चेक भेजे हैं या फिर अदर ट्रांजैक्शन बैंक के साथ किए हैं, उन सब को बैंक प्रॉपरली अपने यहाँ रिकॉर्ड करता है और उसका स्टेटमेंट तैयार करता है, जिसे बैंक की पासबुक कहते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली भी देखा होगा, जिनके यहाँ सेविंग्स अकाउंट होंगे उन्हें भी सारे ही कस्टमर्स को बैंक क्या इशू करता है, पासबुक इशू करता है। और पासबुक में वो सारी एंट्रीज करता है, जब हमने डिपॉजिट किया है, जब हमने विड्रॉल किया है, तो सारी की सारी एंट्रीज हमारी पासबुक में होती है। तो ये ध्यान रखें कि एक बिजनेसमैन अपनी पासबुक के बैलेंस को अपने यहाँ, क्योंकि बिजनेसमैन खुद एक बैंक अकाउंट ओपन करता है, प्रिपेयर करता है, तो उस बैंक अपने बैंक बैलेंस को अपनी पासबुक के बैलेंस से मैच करता है और ये देखता है कि उन दोनों के बैलेंसेस में कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम होना चाहिए बैलेंस। जो मैंने यहाँ से डिपॉजिट किया, बैंक के यहाँ वो रिवर्स रिलेशन में चलता है। जब हम डिपॉजिट करते हैं, हमारे यहाँ कोई अमाउंट डिपॉजिट होता है बिजनेस में, तो हम उसकी एंट्री कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड। और अगर हमारे यहाँ कोई विड्रॉल होता है तो हम उसकी एंट्री कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड। यही करते हैं ना। लेकिन बैंक में इसका रिवर्स रिलेशन होता है। बैंक जब डिपॉजिट होता है कस्टमर के अकाउंट में तो उसे क्रेडिट साइड शो करता है, और जब विड्रॉल होता है तो बैंक उसे डेबिट साइड शो करता है। रिवर्स रिलेशन, क्योंकि वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट प्रिपेयर करता है। तो जो हमारे यहाँ डेबिट बैलेंस होता है बैंक अकाउंट का, वो जो पासबुक का होता है वो कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। रिवर्स रिलेशन है ना दोनों में, तो इसीलिए बैलेंस भी रिवर्स हो जाते हैं।
डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या होता है कि हमारा कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है, यानी बैंक बैलेंस शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट बैलेंस अगर बैंक में होगा तो ये बताएगा कि कस्टमर ने कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मैंने आपको पहले भी याद होगा बताया था कि बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है, यानी क्रेडिट साइड डेबिट से ज्यादा हो सकता है। कैश कॉलम में ऐसा नहीं हो सकता, बट बैंक कॉलम में ऐसा पॉसिबल था। तो ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में क्या होता है, क्रेडिट ज्यादा होता है और डेबिट कम होता है। यानी हमारा बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, उल्टा क्या है, बैंक से हमने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट जिसे कहते हैं, जो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कौन अवेल करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसमैन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके रखते हैं ताकि एट ए टाइम उनके चेक जो होते हैं वो बाउंस ना हो। तो ऐसे में जब ओवरड्राफ्ट की कंडीशन होती है तो बैंक कॉलम कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर हम पासबुक के बैलेंस की बात करें तो वो कौन सा बैलेंस शो करेगा, वो बैलेंस शो करेगा डेबिट बैलेंस। क्योंकि मैंने बताया ना, दोनों के बीच में रिवर्स रिलेशन, जो चीज हमारे यहाँ डिपॉजिट होकर डेबिट होती है हमारे बैंक अकाउंट में, कैश बुक के बैंक कॉलम में, वही चीज बैंक में क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। यानी रिसीव होने पर बैंक क्रेडिट करता है और पेमेंट करने पर डेबिट। तो दोनों के बीच रिवर्स रिलेशन है, ये तो ठीक है, समझ आ गया। लेकिन दोनों के बैलेंसेस को एक पर्टिकुलर टाइम पर मैच होना चाहिए, लेकिन कई बार वो बैलेंसेस मैच नहीं होते। और वो मैच क्यों नहीं होते, उसके बहुत सारे रीजन। किन किन रीजन से हमारे जो दोनों बुक्स यानी कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं होते, उन सभी रीजन को बताते हुए हम एक स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर करते हैं, जिस स्टेटमेंट में ये बताया जाता है कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस के क्या रीजन है, और उन रीजन के साथ जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is prepared at a specific time to show the difference between the balance as per cash book and the balance as per passbook. Means दोनों ही बुक्स में डिफरेंस के क्या कारण है, क्यों नहीं उनके बैलेंसेस एक साथ मैच हो रहे, उन डिफरेंस के रीजंस को बताने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अलग से बनाया जाता है, सिर्फ एक अकाउंटेंट अपनी तसल्ली के लिए बनाता है या एक बिजनेसमैन बनवाता है अपने अकाउंटेंट से कि एक स्पेसिफिक टाइम पर हमारी दोनों बुक्स के बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहे। और ऐसा होता है कई बार कि जो बैलेंस हमारी कैश बुक में है वो कई बार जब हम पासबुक अपडेट कराते हैं बैंक से तो वो बैलेंस उसमें नहीं निकलता। तो फिर वो पता लगाता है कि क्या कारण है कि इन दोनों बुक्स के बैलेंसेस मैच नहीं हो। तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से बैंक रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत हमें पड़ती है, यानी ये कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से हमारी दोनों बुक्स के बैलेंसेस मैच नहीं होते। उन्हें पता किए बिना आप स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक टॉपिक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने की नीड क्या है, नीड यानी जरूरत क्या है। तो इसकी नीड, सबसे बड़ी नीड तो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको ये पता चल जाता है कि हमारी दोनों बुक्स के बैलेंसेस मैच क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये रीजन के साथ बनता है ये स्टेटमेंट। दूसरा, एक्यूरेसी रहती है, जब हम अपने बैंक स्टेटमेंट और पासबुक को मैच करते रहते हैं तो ज्यादा उनके बीच में डिफरेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम उन्हें मैच करते रहते हैं।
तीसरा, रेगुलर रिकंसिलेशन डिस्करेजेस इम्बेजलमेंट। जब हम रेगुलरली रिकाउंसिल करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को, पासबुक को भी और कैश बुक को भी चेक करते रहते हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस, बैंक की तरफ से तो फ्रॉड होते नहीं, चांसेस क्या होते हैं कि मान लीजिए आपके कैशियर अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो वो फ्रॉड पकड़े जाते हैं। तो ये जो इम्बेजलमेंट मीन्स होता है गवर्न करना, यानी पैसों की हेरा फेरी नहीं हो सकती, आप टाइम टू टाइम उन्हें चेक कराते रहें तो फिर इस तरीके के इम्बेजलमेंट के चांसेस क्या होते हैं, कम रहते हैं। रिकंसिलेशन हेल्प इन द वेरीफाइंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में जो हमने एंट्रीज की है वो सही है या नहीं, इसको भी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की हेल्प से आप उनकी एक्यूरेसी को भी चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटेंट की कम नॉलेज की वजह से सही तरीके से ट्रांजैक्शन हो सकता है कैश बुक में रिकॉर्ड ना हो पाए, बैंक में तो सही होंगे, क्योंकि बैंक जो अपने स्टेटमेंट बनाता है या बैंक जो कमी गलतियां करता है बहुत रेयरेस्ट होती है, वहां गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन गलतियां हो सकता है हमारे बिजनेस में हमारे अकाउंटेंट ने की हो, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जब वो बनाएगा दोनों में डिफरेंस होंगे, दोनों अकाउंट्स में, तभी तो वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तब वो अपनी उन गलतियों को रेक्टिफाई कर पाएंगे। इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस, और ये जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को मैच करते हैं स्टेटमेंट प्रिपेयर करके, तो इससे क्या होता है, हमारे एक्चुअल बैंक बैलेंस का हमें पता चल जाता है। तो अब हमने इस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन में या इसके मीनिंग में क्या समझा कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन डिफरेंसेस के रीजंस को बताने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर इन दोनों ही बुक्स में डिफरेंस होने के चांसेस एक बिजनेस में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी वजह से दोनों बुक्स के बैलेंस एट ए टाइम मैच नहीं हो पाते। अब देखिए डिफरेंस के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, तो आप पेज नंबर 12.2 पर रीजन गिवन है, उन्हें भी ध्यान से पढ़िएगा, मैं उन रीजन को एक्सप्लेन करूंगी आज, और कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक, reasons of difference between balance as per cash book and balance as per पासबुक। दोनों बुक्स में जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस है उनमें डिफरेंस होने के जो रीजन है वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। ड्यू टू टाइमिंग, टाइमिंग की वजह से होने वाले डिफरेंस। अब पहले तो हमें ये डिफरेंसेस के रीजन समझे बिना आप स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको समझ आ गया होगा कि हम डिफरेंस किन दो बुक्स के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं, किन दो बुक्स के बीच के बैलेंसेस के डिफरेंस को रिमूव करने के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। एक तो कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक। यहाँ कैश बुक में कैश बुक की जैसे ही हम बात करेंगे तो आप बैंक कॉलम को ध्यान में रखेंगे, और दूसरा पासबुक जो हमारी पासबुक हमारा बैंक प्रिपेयर करता है। दोनों बुक्स में, और ये प्रिपेयर जो किया जाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये बैंक नहीं प्रिपेयर करता, ध्यान रखना, ये प्रिपेयर करता है एक बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर टाइम पर ये जानने के लिए कि मेरी पासबुक का बैलेंस मेरी कैश बुक के बैलेंस से मैच क्यों नहीं कर रहा। ठीक है,
तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के बिहाफ में उसका कैशियर जो भी है वो बना रहा है, लेकिन ये प्रिपेयर करता है कस्टमर। ठीक है, हम बात करते हैं कस्टमर की, तो कस्टमर इसे प्रिपेयर करता है जिसके यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स, जिसके पास दोनों स्टेटमेंट का क्या रहता है, पूरा पूरा रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि पासबुक को वो बैंक से अपडेट कराता है और कैश अकाउंट उसकी बुक्स में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस के रीजन क्या है, दोनों बुक का तो बैलेंस सेम होना चाहिए, फिर वो मैच क्यों नहीं करते, क्या कारण है जिस वजह से दोनों ही बुक्स में डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो हमने लिखा है रीजन, वो है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। अब इसको समझो, ड्यू टू टाइमिंग मीन्स एट ए टाइम कुछ ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन पासबुक में वो रिकॉर्ड ना हो पाए, और हम उसी बीच दोनों बैलेंसेस को चेक कर लें, तो फिर क्या होगा कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं होंगे। कैसे समझेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बिजनेसमैन को जब चेक रिसीव होते हैं किसी भी पार्टी से, उसे अपने कस्टमर से चेक रिसीव होगी, ऑब्वियस की बात है, या किसी भी अदर पार्टी से उसे चेक रिसीव होगी। चेक रिसीव होते ही आपने देखा था जब हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी, तो आप सभी ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि whenever we received the check and send the check on the same day to the bank, तो हम तुरंत उसकी एंट्री कहाँ करते हैं? कैश बुक में डेबिट साइड, और जिस पार्टी से चेक रिसीव हुआ उसके नाम से हम डेबिट साइड लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC, किसी से भी चेक मिला हो तो आप 2A करके कहाँ है उसकी एंट्री शो करते हैं, याद करिए, बैंक कॉलम में शो करते हैं, क्योंकि चेक रिसीव किया है तो हम उसे कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड बैंक कॉलम। याद आया होगा सभी को, क्योंकि सभी ने कैश बुक बना रखी है। 2A लिखा, 2B या जो भी नाम है जिससे भी हमने चेक रिसीव किया है, जिस तरीके से भी सेल्स के थ्रू अगर हमें चेक मिला है तो सेल्स अकाउंट करके आप उसको कहाँ शो करते हैं? बैंक कॉलम। यानी हमें समझना सिर्फ इतना है कि whenever we get a check, we record that particular amount on the debit side in cash book and the amount will be transferred in the bank column of cash book। ये हमेशा सिंपल रूल है, सभी ने बनाई है तो सबको याद आ गया। ठीक है, हमने चेक रिसीव कर लिया, रिसीव करते ही हमने उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में कर ली, और वो चेक हमने भेज दिया अपने बैंक। अब बैंक का काम क्या है? बैंक का काम क्या है कि जितने चेक उसको रिसीव होते हैं वो उनका एक कलेक्शन करता है। तो कलेक्शन हो सकता है उसने उसी दिन नहीं किया, 2-3 दिन बाद किया, क्योंकि कलेक्शन के लिए हमें टाइम पीरियड मिलता है। आप चेक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स, कभी भी उसका कलेक्शन कर सकते हो। तो चेक बैंक अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 2-3-4 दिन में कलेक्शन करके आपके अकाउंट में क्या कर देता है? डिपॉजिट करता है। लेकिन बैंक उस अमाउंट को आपके अकाउंट में तभी क्रेडिट करेगा। अब याद आ गया होगा, मैंने दोनों में अपोजिट रिलेशन बताया। जो चीज हमारे यहाँ डेबिट होती है, बैंक उसे आपके अकाउंट में क्या करता है? क्रेडिट। तो इसीलिए मैंने वर्ड बोला कि बैंक आपके अकाउंट में उस अमाउंट को तभी क्रेडिट करेगा जब वो उस चेक का अमाउंट उस पर्सन से कलेक्ट कर लेगा जिससे वो चेक रिसीव हुआ है। ए से रिसीव हुआ था चेक, हमने ए से रिसीव होते ही उसकी एंट्री कैश बुक में कर ली, लेकिन बैंक उसे कब रिकॉर्ड करेगा आपके अकाउंट में, कब डिपॉजिट करेगा? जब वो ए के अकाउंट से मनी विड्रॉ करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते। तब तक बेशक उसके पास कितने भी चेक भेजते रहो, वो अपने पास रखते रहेंगे, लेकिन जब तक कलेक्शन नहीं होगा उन चेक का, तब तक वो आपके अकाउंट में उनकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसीलिए इस पूरे जो प्रोसेस को मैंने समझाया, इसे बोलते हैं चेक रिसीव्ड बट नॉट कलेक्टेड। यानी हमने चेक तो रिसीव कर लिए, लेकिन अभी उनके अमाउंट का कलेक्शन नहीं हुआ, या फिर उनको अभी क्लियर नहीं हुए वो चेक, या आपके अकाउंट में अभी डिपॉजिट नहीं हुआ, कुछ भी बोल सकते। यानी चेक रिसीव हो गए
बट अभी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए, या वो अभी उनसे अमाउंट का कलेक्शन नहीं। और जब तक कलेक्शन नहीं होगा, बैंक उसमें आपके अकाउंट में उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। हो सकता है कल को ए का चेक बाउंस हो जाए, ये भी तो रीजन हो सकता है। तो जब तक बैंक उनका कलेक्शन ना करे, तब तक वो आपके अकाउंट में उनकी कोई एंट्री शो नहीं करेगा। अब इसी बीच हमने दोनों बैलेंसेस चेक किए, और चेक किया तो पता चला कि हमारे बैंक का जो कॉलम है कैश बुक का, वो तो आपको 2000 रुपये से ज्यादा बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि उसमें ए का चेक भी है और वो 2000 का ही है फॉर एग्जाम्पल। तो 2000 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि बैंक ने अभी कलेक्शन नहीं किया, तो बैंक उस अमाउंट को आपके अकाउंट में नहीं शो करेगा। तो आपका जो बैंक पासबुक का बैलेंस है वो तो 2000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैश बुक का जो बैलेंस है वो, एक मिनट,